नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता के बारे में, जिसका राजनीति में एकदम धूमकेतु की तरह उदय हुआ। उस नेता ने जो परंपरागत राजनीति की जो परिभाषा थी, उसको चैलेंज किया। उसके जो टूल्स और टेक्निक्स थे, वो परंपरागत राजनीति में जो हम देखते हैं, उससे बिल्कुल अलग थे और उसने इतने कम समय में काफ़ी तेज़ी से तरक्की की राह भी पकड़ी। लोग उसको मसीहा की तरह मानने लगे। लोग उसको परिवर्तन का एजेंट भी मानने लगे और लोगों ने उनको भरपूर प्यार भी दिया। उनकी सरकारें भी बनी और बहुत जल्दी सरकारें बनी। अमूमन जिस तरह की राजनीतिक सफलता प्राप्त करने में कई पार्टियों को दशकों लग जाते हैं, उस तरह की राजनीतिक सफलता को प्राप्त करने में उस नेता को और उस पार्टी को महज कुछ साल लगे, 2 या 3 साल। और उसने जितनी भी ये परंपरागत और मजबूत धन बल वाली जो पार्टियां थी, उसको ना सिर्फ उखाड़ फेंका, बल्कि उनको अपने तौर-तरीके को और उनको चैलेंज करने का जो एक तरीका होता है, उसको बदलने को भी बाध्य कर दिया। उसने जो स्थापित राजनीतिज्ञ थे और जो बड़े-बड़े नेता थे, उनको औंधे मुँह ला पटका। जी हाँ, हम आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जो जिसको जिसके बारे में किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन या विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। ना हम उसके बारे में कोई बात करेंगे। बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी पिछले 10 साल, 12 साल अन्ना आंदोलन के बाद जो कुछ भी हुआ है, वो हम सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो 2025 में चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अ, राजनीति शास्त्र का मर्मज्ञ हूँ। मैं एक आम सुधी पाठक हूँ और देश, समाज और राजनीति इन सब के ऊपर में मेरी एक निगाह होती है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन होता है। तो मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी की राह, जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें सही नहीं दिख रही है। मुझे उनका आत्मविश्वास हिला हुआ नज़र आ रहा है। और यकीन मानिए, जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो इसके पीछे एक ठोस वजह है और आप ये समझिए कि अ, मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। इसके पहले का जो चुनाव था, जिसमें उन्होंने 62 सीटें हासिल की थी और उसके पहले 67 सीटें हासिल की थी। कहीं भी अरविंद केजरीवाल के जो जुझारू तेवर थे और जो उनका फाइट करने का एक अंदाज़ था, मुझे उस पर तनिक भी डाउट नहीं हुआ। बल्कि कई बार तो मैं ये मानता हूँ, बल्कि मैंने अपने जो मेरे जो अपना फ्रेंड सर्किल है, उसमें मैं डिस्कस भी करता था कि अरविंद केजरीवाल जी में जिस तरह के जुझारू तेवर है, जो फाइटिंग स्पिरिट है और जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, अगर उसको कांग्रेस को अगर दे दिया जाए, अगर उनको कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के रिसोर्सेज़ दे दिया जाए, तो वो मोदी और शाह की भाजपा को पानी पिला सकते हैं। क्योंकि उनमें वो फायर है, उनमें वो फायर इन द बेली है सक्सीड करने की। उनमें वो एक राजनीतिज्ञ में जो एक्सपेक्टेड होता है, जो एक जुझारू तेवर, एक shrewdनेस, जो राजनीति में सक्सेस होने के लिए उसको बहुत खराब नहीं माना जा सकता, आफ्टर ऑल सत्ता का गेम होता है, तो उसमें वो कूट-कूट करके भरा हुआ है। लेकिन आज जब मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की अ, का जो कॉन्फिडेंस है, वो डगमगाया हुआ है, वो थोड़ा डरे हुए हैं और यकीन मानिए, मैं सोच समझ करके ऐसा कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के बारे में इस तरह के शब्द कहने से पहले आपको अवश्य सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैं किस बिना पर कह रहा हूँ? तो आपसे मेरा निवेदन है कि अ, इस वीडियो को अंत तक देखें। उनमें मैं वो 4 कारण बताने जा रहा हूँ, जिससे कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जो पहला रीज़न है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो भी मीडिया इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें वो चुनावी आंकड़ों पर चर्चा करने से परहेज़ कर रहे हैं। वो जो शख्स 2 बार के चुनाव में
62 और 67 सीटें ला चुका हो, जो एक स्थापित पार्टी भाजपा जैसी स्थापित पार्टी को 3 सीट और 8 सीट पर निपटने के लिए मजबूर कर सकता हो, जो शीला दीक्षित जैसे बड़े कद्दावर नेता को बुरी तरह से हरा सकता हो, उस पार्टी का नेता जो है ये नहीं बता पा रहा है कि उसको इस बार 50 सीटें आएँगी, 55 सीटें आएँगी कि 60 सीटें आएँगी। और ये तब हो रहा है जबकि अरविंद केजरीवाल के बारे में यह बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि वो किसी भी ऐसे एंकर से या पत्रकार से बात नहीं करते, जिस पर उनको भरोसा ना हो, जो उनका अपना आदमी ना हो। अब ये कहना बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मैं उनको उनका अपना आदमी कह रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी में पत्रकारों का कितना दखल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप कई पत्रकार तो सिर्फ इसलिए अरविंद केजरीवाल का झंडा उठा रहे ताकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो सके। तो माफ कीजिए। तो आज भी जिससे भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो उनके ही लोग हैं, वो वही लोग हैं जिस पर उनको भरोसा है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक एक सवाल तो ज़रूर खड़ा करता है। दूसरा कारण जो मेरे हिसाब से ये अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्फिडेंस हिलने का सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है, जिससे ये संकेत मिलते हैं। बाहरी नेताओं पर उन्होंने ज़्यादा भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दावा ये था कि वे नई किस्म की राजनीति करेंगे। वे राह चलते लोगों को नेता बनाएँगे और स्थापित नेताओं को खत्म कर देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। आज आप आम आदमी पार्टी में जो भी बड़े चेहरे देखते हैं, वो 10-12 साल पहले कहीं नहीं थे। राखी बिडलान, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दिलीप पांडे जैसे नेता आज दिल्ली की राजनीति में धूमकेतु की तरह लहरा रहे हैं। लेकिन ये नेता ऐसे नेता थे जो बिल्कुल एक सामान्य आदमी थे। उनके पीछे कोई राजनीतिक लेगेसी नहीं थी और अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ इन लोगों को राजनीति में लाया, बल्कि इनको जिताया। आज ये बड़े नेता हैं। जब मैं दिल्ली में आया था और मीडिया में अपना करियर शुरू कर रहा था, उस समय मैं लाडोसराय में रहता था और वो जो क्षेत्र है, वो चौधरी प्रेम सिंह का गढ़ होता था। चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली के कितने कद्दावर नेता थे, ये बात शायद आज के लोगों को उतनी पता नहीं होगी। लेकिन वे पिछले उनके नाम से लगातार विधायक रहने का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स था और वे शीला दीक्षित को बराबर चैलेंज करते रहे। चौधरी प्रेम सिंह के बारे में ये कहा जाता था कि उनको हराना नामुमकिन है, लेकिन राखी बिडलान जैसी एक कल की नेता ने उनको बुरी तरह से हराया। ऐसे उदाहरण भारे पड़े हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ बदला हुआ दिख रहा है। वे लगातार अपने बड़े नेताओं की सीटें काट रहे हैं या उनकी जो जगह है वो बदल रहे हैं और अ, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने करीब-करीब 30 से 32 जो एक्जिस्टिंग विधायक हैं, उनके टिकट उन्होंने काटे हैं। अब उदाहरण के लिए तिमारपुर सीट से दिलीप पांडे का टिकट काटना एक बड़ा रीज़न है। आम आदमी पार्टी में दिलीप पांडे की छवि स्वच्छ छवि रही है और अ, आप देखिएगा तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार की जो आधी कैबिनेट है, वो तो जेल में रही है। इसके बावजूद भी अगर उनके विरोधी से भी अगर आप बात करेंगे, तो वो दिलीप पांडे के मुरीद हैं। लेकिन उनकी जगह टिकट काट कर जो पुराने उनके प्रतिद्वंदी रहे जिसको उन्होंने 28,000 वोटों से हराया था, उस सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से इससे आम आदमी पार्टी का जो ईमानदार पार्टी वर्कर होगा, वह तो निराश होगा। जिस सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को वह 10 साल से गरियाता रहा है, उसके खिलाफ प्रचार करता रहा है, वह कैसे तन मन धन से उसके पक्ष में प्रचार करेगा? ऐसे में उसके साथ कार्यकर्ता भी इम्पोर्ट होंगे क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का जो एक्जिस्टिंग काडर है, वो निश्चित रूप से वो निराश होगा। वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसमें नतीजा ये होगा जो एक्जिस्टिंग जो पार्टी के कार्यकर्ता है वे हाशिए पर जाएँगे और इससे संगठन को निश्चित रूप से नुकसान होगा और ये होता दिख भी रहा है। तिमारपुर में पार्टी के कई दर्जन जो स्थापित जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ऐसी ही स्थिति
कई जगहों पर होगी। तो इससे निश्चित रूप से भीतरघात की स्थिति बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नेता भीतरघात करेंगे, लेकिन उदासीनता उनकी निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान पहुँचाएगी। एंटी इनकम्बेंसी, यमुना अभी तक साफ नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि यमुना को साफ करना उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है और उन्होंने उसको लेकर के बड़े-बड़े दावे किए। यमुना तो साफ नहीं हुई। एजुकेशन में जो आपने क्रांति कर दी है, वो तो कर दी, वो तो भूत की बात हो गई। मोहल्ला क्लिनिक से भी दिल्ली के स्वास्थ्य का कायाकल्प हो गया, लेकिन वो तो हो गया और उस पर आपने 2 बार चुनाव भी जीत लिए। लेकिन ये चेक तो आप भंजा चुके हैं। एक ही चेक को बार-बार आप कितनी बार भंजाएँगे? जनता की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ जाती है। आपने फ्री बिजली दिया, आपने फ्री पानी दिया, लेकिन वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। जनता तो चाहती है कि ये दिल मांगे मोर। आप उनको नया क्या दे रहे हैं? नया क्या फ्रीबीज़ दे रहे हैं? तो इस बार उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जनता लेकिन सब समझती है। उनको लगता है कि नया क्या है उनके लिए और ज़ाहिर है उनके पास नया देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जनता ये देख रही है कि आपका जो शीश महल है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन जनता सब समझती है, वो सब कुछ देख रही है। वो बोल भले ही ना रही हो, लेकिन उसके सामने सब कुछ आईने की तरह साफ है। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से टूटी बटन और फटे शर्ट और टूटी चप्पल पहन करके घूमते थे, अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। एक आम आदमी की छवि को वो बताते थे कि मैं भी आप ही की तरह का हूँ, मैं भी आप ही की तरह बीच का हूँ और वे स्लम में रहने का दावा करते थे। लेकिन जब सत्ता मिली तो ये बदलाव कितना फास्ट हुआ कि उन्होंने शीश महल बनवाया और शीश महल जनता के टैक्स पेयर्स मनी का इतना विद्रूप उदाहरण उससे पहले तो नहीं देखा गया। ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे राजनेता हैं राज्य के, वो इस तरह का कार्य नहीं करते, वो भी करते हैं। चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वाईएस जगन रेड्डी हो। लेकिन इन नेताओं ने कम से कम राजनीति में इतनी शुचिता का दावा तो नहीं किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम एसी भी नहीं लेंगे, हम कार भी नहीं लेंगे, हम तो 2 रूम में रहेंगे और मुख्यमंत्री इतने बड़े मुख्यमंत्री आवास की क्या ज़रूरत है? ये तो भ्रष्टाचार है। आप सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। आप ने इस तरीके का पोर्ट्रे किया कि एक आप ही संत हैं, बाकी सब के सब जो है कीचड़ है। तो अब वो चीज़ आपके पीछे आएगी और वो चीज़ आपको आ रही है। जनता आपका शीश महल देख रही है। जनता शीश महल में वो जो लाखों रुपए के आपने पर्दे लगा रखे हैं, उनको भी जान चुकी है। आप चाहे कितना भी तर्क दे दें, वो सब समझती है। वो आपका असली चरित्र जान चुकी है। स्लम एरिया अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूत पॉकेट्स रहे हैं। वहाँ उनको भर-भर के वोट मिला है और उनका जो फ्री बिजली, फ्री पानी का जो एक वादा रहा है, वो लोगों को काफ़ी भाया है और जनता ने उनको बार-बार जिताया भी। उनको एक तरीके से ऐसा हुआ कि उनके सत्ता पर काबिज़ रहने की वो कुंजी हो गई। और ऐसा ही नहीं है, स्लम एरिया में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कुछ काम भी करवाया, जो कि अमूमन इग्नोर्ड रहता था। जो झुग्गी-झोपड़ी है दिल्ली की, उनको बहुत कुछ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन क्या? अब स्थिति ये है कि लगातार फ्रीबीज़ देने की वजह से कहीं न कहीं जो उसके लिए बजट चाहिए होता है, जो राजकोष होता है, उस पर उसका खराब इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, वो उसकी समस्या गंभीर हो चुकी है। सीवर, बिजली, सीवर, पानी, कीचड़, कूड़ा उठाना, इस तरह के जो छोटे-छोटे काम हैं, वो अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। वे फ्री पानी तो दे रहे हैं, लेकिन जल बोर्ड के जल की क्वालिटी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी या अरविंद केजरीवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। ये एक प्रीमैच्योर स्टेटमेंट होगा। मेरे पास ऐसा कहने का कोई कारण भी नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके फैसले हैं, उससे दिख रहा है कि वे कमज़ोर हैं। वे आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल तो निश्चित रूप से नहीं है, जो
अ, इसके पहले के 2 चुनावों में थे। मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं है कि वे अब लोकप्रिय नहीं हैं, वे अभी भी दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके टक्कर का कोई भी फेस दिल्ली के लिए तो नहीं है और बीजेपी में तो खास तौर पे। और उनकी हार या जीत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को कितने अच्छे से भुना पाती है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ की राजनीति कमोबेश बड़ी अजीब तरह की राजनीति रही है और दिल्ली में भाजपा को सत्ता से बाहर रहे हुए करीब-करीब 30 साल हो चुके हैं और जो एक बार प्याज के मामले में जो इसकी सरकार गई उसके बाद वो सरकार बना ही नहीं पाई। पहले शीला दीक्षित ने 15 साल तक उसको हरा सत्ता से बाहर रखा। अब लगभग-लगभग जो है 11-12 साल से अरविंद केजरीवाल जी जो है सत्ता में है, तो बीजेपी सत्ता से बाहर है। तो बीजेपी दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में बिल्कुल नाकामयाब रही है और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना के बाद बीजेपी से कोई नेता ही नहीं रहा है। जो दिल्ली प्रदेश भाजपा रही है, उसमें नेताओं के बीच में कोई एक जो एक बड़ा चेहरा होता है, जिसको जनता का विश्वास हो, वो वैसा पैदा ही नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? ये मेरी समझ के बाहर है और जो प्रदेश में जो राजनीतिक रूप से जो एक वर्चस्व की लड़ाई है, वो लगातार चलती रही है, उससे भी भाजपा का बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो सारी समस्याएँ हैं, उसको भाजपा किस तरीके से काउंटर कर पाती है और आम आदमी पार्टी का कितना नुकसान होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि भाजपा इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ती है। क्या वो एक फेस दे पाती है या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी? लेकिन अगर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को तो फ़ायदा होगा, क्योंकि सबको पता है कि मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप इसके बारे में ज़रूर बताइए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राम, राम।